तो एपिसोड 4 की शुरुआत में हमें साउन को प्रेसिडेंट के साथ दिखाया जाता है, जिनके जाने के बाद साउन के फोन पे नर्सिंग होम से कॉल आया था क्योंकि हिजू के डैड के केयरटेकर के पास साउन का नंबर था। तो साउन को पता चल गया था कि हिजू के डैड नर्सिंग होम में नहीं मिल रहे थे, जिस बारे में पता चलते ही प्रेसिडेंट के चीफ ने साउन से प्रेसिडेंट की कार ले जाने के लिए कहते हैं क्योंकि प्रेसिडेंट के कार को कोई नहीं रोक सकता। तो इस तरह से साउन नर्सिंग होम जाते हुए हिजू के पास पहुंचा तो उसने ऑफिसर्स को बताया कि हिजू मेरी वाइफ है, इसीलिए मैं बाद में रिपोर्ट लिखाने आऊंगा, पर वो इस बात को ऑफिसर से सीक्रेट रखने के लिए कहता है। तो ऑफिसर साउन के साथ एक फोटो खिंचाने की रिक्वेस्ट करता है, जिसपे साउन कहता है कि मैं जब पुलिस स्टेशन आऊंगा तब जरूर खिंचाऊंगा और आपको मेरी ये पर्सनल बातें सीक्रेट रखनी पड़ेगी। ये बोलकर वो हिजू को अपने साथ ले गया। कार में उसे बताया कि तुम्हारे डैड के नर्स के पास मेरा नंबर था, इसीलिए उन्होंने मुझे कॉल कर दिया था, पर अब हमें तुम्हारे डैड को दूसरे नर्सिंग होम में शिफ्ट करना पड़ेगा। बट डोंट वरी, तुम्हें अपने डैड के बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है, मैं सब कुछ संभाल लूंगा। जो सुन हिजू अपने डैड के बारे में सोचकर रोने लग जाती है। अब रोने की आवाज को तो वो नहीं रोक सकती। जो सुन साउन कहता है कि तो तुम ऐसे आवाज कर सकती हो। हिजू चुप हो जाती है। साउन कहता है डोंट वरी, मैं तुम्हें रोने से नहीं रोक रहा, तुम्हें जितना रोना है रो सकती हो। इधर रात को यूरी अपने रेगुलर रेस्टोरेंट आई होती है, जहाँ सांगू भी पहले से आया हुआ था। तो दोनों साथ में ही खाना खाने बैठ जाते हैं। यूरी जो बहुत ही चुलबुली टाइप सी लड़की थी, आते ही वो सांगू को टीज करते हुए फ्लर्ट करने लग जाती है। दोनों अपने बारे में थोड़ा कैजुअली बात करते हैं, देन अपने आइडल्स एंड क्रश के बारे में बात करते हैं। सांगू बताता है कि उसे काफी टाइम से किसी पे क्रश है, जो यूरी तुरंत गेस कर लेती है। तो सांगू को हिजू पे क्रश था, जो यूरी को उस दिन साथ में लंच करते हुए समझ में आ गया था। देन यूरी उसे अपने आइडल यानी साउन के बारे में बताती है कि साउन जो पहले एक न्यूज एंकर था, लेकिन वो अपने काम को लेकर बहुत ही ज्यादा स्ट्रिक्ट था, जिस वजह से यूरी तो उससे पहले बहुत डरती थी, लेकिन साउन ने उसे बहुत कुछ सिखाया भी था एंड बहुत ज्यादा हेल्पफुल था। पर फिर साउन प्रेसिडेंट का स्पोक्स पर्सन बन गया, जॉब छोड़ दिया, शादी भी कर लिया। सांगू पूछता है उसने किससे शादी की, तो यूरी बताती है कि साउन एक बहुत ही पावरफुल पॉलिटिकल फैमिली से आता है। उनके ग्रैंडपा तो बहुत बड़े बिग शॉट थे, इवन उनके रिलेटिव्स कोई ना कोई मिनिस्टर्स हैं, जिस वजह से जाहिर सी बात है कि उनकी शादी की बहुत ही इन्फ्लुएंशियल फैमिली की बेटी से हुई है। इधर साउन हिजू को एक होटल ले आता है क्योंकि आज के दिन ये लोग फैमिली डिनर करते हैं। साउन पहले उसे होटल रूम ले जाता है। हिजू फ्रेश होकर आती है। साउन कहता है कि हमें बात करने की जरूरत है, तो उसे बैठने के लिए कहता है। देन बताता है कि तुम जानती हो कोई हमारे पीछे पड़ा है, पहले तुम्हें किडनैप किया, फिर मेरे ऑफिस में ब्लास्ट, और अब लगता है तुम्हारे डैड को भी उससे खतरा है। अभी तक तो मैंने पुलिस में कंप्लेन नहीं किया है, पर अगर ऐसे ही चलता रहा तो और कोई ऑप्शन नहीं रहेगा, इसलिए अभी बता दो तुम मुझसे कुछ छुपा रही हो तो। क्योंकि साउन को डाउट था कि हिजू कुछ तो छुपा रही है, लेकिन वो कहता है कि मैं तुम्हें फोर्स नहीं करूंगा, क्योंकि वैसे भी हम इतने भी क्लोज नहीं है कि एक दूसरे के लाइफ में इंटरफेयर करे। देन वो हिजू के लिए खाना ले आता है, उसे अच्छे से रेस्ट करके खाना खाकर नीचे आने के लिए कहता है, क्योंकि नीचे साउन के मॉम डैड के साथ डिनर था। तो साउन के डैड चाहते थे कि साउन उनके इलेक्शन कैंपेन में हेल्प करे, इसको साउन डायरेक्टली मना कर देता है। वही हमें समझ आता है कि साउन का अपने डैड के साथ रिलेशन सही नहीं है, इसलिए साउन के डैड उस पर हमेशा नाराज रहते हैं। कुछ देर बाद में हिजू आती है, तो साउन के डैड हिजू की इंसल्ट करने लगते हैं। जिसमें साउन को भी गुस्सा आ जाता है, तो वो अपने डैड को सुनाकर हिजू को लेकर जाने लगता है कि तभी साउन के डैड गुस्से में एक वाइन का गिलास उसकी तरफ फेंकते हैं। तो साउन हिजू को कवर कर लेता है, पर उसके डैड आकर उसका कॉलर पकड़ लेते हैं कि अगर तुम मेरी परछाई से बाहर निकले तो बर्बाद हो जाओगे। इस पे साउन कहता है कि मैं ऑलरेडी निकल चुका हूँ, इसलिए आप अपने बारे में सोचिए। ग्रैंडपा के दम पे तो आप पॉलिटिक्स में आ गए, पर अब खुद के दम पे आगे बढ़कर दिखाइए। ये बोलकर हिजू का हाथ होल्ड करता है, उसे लेकर चला जाता है। लिफ्ट में हिजू अपना हाथ छुड़ाने की कोशिश करती है, लेकिन साउन उसका हाथ नहीं छोड़ता और उसे कहता है कि तुम जरूर मुझे डिवोर्स देना चाहती होगी, क्योंकि तुम्हें मुझसे अपनी बहन की जगह शादी करनी पड़ी। तुम बोल नहीं सकती, इसलिए अपने आप को ऐसी सिचुएशन में डिफेंड नहीं कर सकती, पर ये लोग ऐसे हैं जो अपने बच्चे तक को कभी भी बदल सकते हैं, इसलिए इनकी बात को सुनने की जरूरत नहीं है, ना ही दिल पे लेना। ये बोलकर उसे घर ले आता है। हिजू को अब किडनैपर का फोन देखकर बहुत डर लग रहा था, इसीलिए वो उसे कचरे के बीच में डालकर फेंकने के लिए जाती है। तो साउन कहता है कि कचरे की थैली मुझे दे दो, मैं फेंक कर आता हूँ। इससे हिजू तो और घबराने लगती है, इसलिए दोनों में कचरे को लेकर छीना झपटी होने लगती है। पर हिजू उसे छीन कर अपने रूम में वापस आ जाती है, जहाँ उसकी डायरेक्टर एंड बाकी कलीग्स वीडियो कॉल करके उसे गुड लक विश करते हैं, क्योंकि कल प्रेसिडेंशियल ऑफिस में इंटरव्यू था। तभी साउन भी उसे ऑल द बेस्ट कहता है। हिजू लिखती है, अगर मैं पास हो गई तो फिर क्या होगा, हमारी फैमिली को पता चल गया कि मैं तुम्हारे साथ काम कर रही हूँ तो क्या होगा। तो साउन कहता है, हिजू आखिर कब तक तुम एक ओबीडियंट बच्ची बनी रहोगी जो हमेशा दूसरों के ऑर्डर्स फॉलो करती है? क्या तुम दूसरों की बात सुन सुनकर थक नहीं गई हो? ये तुम्हारे लिए एक मौका है अपने दम पे खड़े होने का, अपना नाम बनाने का, इसलिए दूसरों के बारे में सोचना बंद करो, खुद के लिए करो, जो तुम्हारा मन करे वो करो। ये बोलकर वो जाने लगा था, तो हिजू उसे रोक कर लिखती है कि ओके, फिर तुम सोचना चालू करो, अगर मुझे ये जॉब मिल गई तो सिचुएशन कैसे हैंडल करोगे। जिसमें साउन थोड़ा स्माइल करता है। तो अगले दिन दोजे सांगू की सारी इन्फॉर्मेशन साउन को देता है, जहाँ उसे पता चलता है कि सांगू यूरी के साथ क्राइम रिपोर्ट नाम का एक शो करने वाला है, पर साउन खुद इंटरव्यू लेने के लिए नहीं जाता, अपने ऑफिस में ही बैठकर लाइव देखता है। तो हिजू की बारी आ जाती है, जहाँ उसे साउन के एक स्पीच को लाइव इंटरप्रेट करने के लिए कहा जाता है, जिसको हिजू बहुत ही आराम से साउन के वॉइस के साथ प्रॉपर सिंक में इंटरप्रेट कर देती है। अब उसकी इतनी परफेक्शन देखकर साउन भी इधर हैरान रह गया था, लेकिन वो कुछ नोटिस करता है, इसीलिए वो खुद इंटरव्यू रूम में आता है और हिजू से पूछता है कि तुमने कई बार मेरे बोलने से पहले ही हैंड साइंस करने लग गई थी, इसीलिए सच बताओ क्या तुम्हें ये स्पीच पहले से ही पता था? तो हिजू साइन लैंग्वेज में बताती है कि मैंने इन वीडियोस पे बहुत बार प्रैक्टिस किया है। तो साउन उसके दूसरे स्पीच के वीडियोस को इंटरप्रेट करने के लिए कहता है। अब हिजू को बहुत सारे स्पीचेस दिखाए जाते हैं, जिन सभी को हिजू परफेक्टली सिंग के साथ इंटरप्रेट कर देती है, जो देखकर साउन के साथ साथ सारे इंटरव्यूअर भी शॉक्ड हो जाते हैं। साउन उससे रोकर पूछता है कि क्या तुमने मेरे सारे वीडियोस को देखकर प्रैक्टिस किया है? हिजू हाँ में सर हिलाती है।
तो साउन कहता है यानी तुमने मेरे सारे स्पीचेस को मेमोराइज कर लिया है। हिजू कहती है नहीं, मैंने आपकी वीडियोस को देखकर बहुत ज्यादा प्रैक्टिस किया है। साउन कहता है ऐसा कैसे हो सकता है कि तुम रैंडमली मेरे किसी भी स्पीच को इतने परफेक्टली मेरे वॉइस के साथ अपने हैंड मूवमेंट्स को मैच कर सकती हो। हिजू साइन लैंग्वेज में कहती है क्योंकि मैं पागल हूँ। जो सुन सब लोग तो स्माइल करने लगते हैं। हिजू बताती है आपकी स्पीच ब्रीफिंग से ऑब्सेस्ड थी, हमेशा से ही मेरा सपना था साइन लैंग्वेज इंटरप्रेटर बनना, इसीलिए मैंने आपकी सारी वीडियोस देखकर इंटेंस प्रैक्टिस की, आपके लिप मूवमेंट्स को पढ़ा, आपके बोलने के तरीके को पढ़ा, आपको मिमिक किया, बहुत ज्यादा प्रैक्टिस की। जो सुन सब लोग तो और शॉक्ड होते हैं। तो साउन पूछता है क्या तुम सच में कुछ बोल नहीं सकती? अगर तुम्हें ये जॉब मिल गई तो स्पोक्स पर्सन की टीम के साथ तुम कैसे बात करोगी? हिजू पूछती है कि आपको साइन लैंग्वेज आती है? नहीं आती तो मैं आपको सिखा दूंगी, फिर आपको भी समझ आएगा कि इंटरप्रेटर आपकी बात को सही से कन्वे कर पा रहा है या नहीं। अगर आप सीख लेंगे तो मेरे साथ कम्युनिकेट करने में आपको ही आसानी होगी। लेकिन साउन उसे अभी जो बोलेगा ऑन द स्पॉट इंटरप्रेट करने के लिए कहता है, जो बातें उसने किसी भी स्पीच में नहीं कही। तो वो एक मैरिड कपल की स्टोरी बताता है जिसमें उस कपल के बीच में कम्युनिकेशन नहीं थी, कभी अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस नहीं किया, पर अगर अब वो ट्राई करें तो क्या वो अपने रिलेशनशिप को एक नॉर्मल कपल की तरह ठीक कर सकते हैं? तो ये साउन अपनी ही कहानी बता रहा था जिसको हिजू परफेक्टली इंटरप्रेट कर देती है, जिसको देखकर अगेन सब लोग सरप्राइज्ड रह जाते हैं। तो साउन बाहर चला आता है और हिजू की बातों के बारे में सोचकर कहता है कि क्या हो तुम। देन इधर हम देखते हैं चेयरमैन होंग की बड़ी बेटी यानी हिजू की स्टेप सिस्टर होंग ईना कोरिया वापस आ जाती है। साउन ने हिजू के डैड को एक बहुत बड़े प्राइवेट हॉस्पिटल में शिफ्ट कर दिया था जहाँ की सिक्योरिटी बहुत टाइट है। तो हिजू अपने डैड से मिलने जाती है जहाँ उसके डैड के लिए बहुत सारी चीजें रखी हुई थी, जो देखकर हिजू पूछती कि डैड ये सब किसने किया। अब हिजू के डैड जो बात सुनते थे उसे रिपीट किया करते थे। तो जब साउन इनसे मिलने आया था तब उसने कहा था कि डोंट वरी डैड, चाहे कुछ भी हो जाए मैं हिजू को हमेशा प्रोटेक्ट करूंगा। तो हिजू के डैड यही बात रिपीट करते हैं तो वो समझ जाती है कि साउन यहाँ आया था। लेकिन अब वो साउन के बारे में सोचने लग जाती है क्योंकि वो कभी रूड बिहेव करता है तो कभी बहुत प्यार से, कभी बहुत हार्श होता है तो कभी बहुत काइंड। तो अपने डैड से कहती कि मैं उसे समझ नहीं पा रही हूँ। इधर इंटरव्यूअर टीम ने हिजू को ही सिलेक्ट किया था जिस बारे में वो साउन को बताने आते हैं। साउन उनके सामने कुछ खास रिएक्ट तो नहीं करता लेकिन वो बहुत खुश होता है। हिजू का नाम देकर वो अपने एक बचपन के टाइम को याद करता है। होंग फैमिली और बेक फैमिली फ्रेंड्स थे, इवन दोनों फैमिली आसपास ही रहते थे, इसीलिए एक दूसरे के घर आना जाना लगा ही रहता था। तो एक दिन होंग फैमिली के घर पे साउन और उसकी फैमिली आई थी। सभी लोग खाना खाने बैठे थे। साउन को खाने के लिए सी फूड दिया गया था जो उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं था, और उसकी मॉम उसे जबरदस्ती खाने के लिए कहती है और कहती है मेरे बेटे को फिश पसंद है। जो सुन साउन चुपचाप से खा लेता है। उनके जाने के बाद वो नीचे देखता है, तब वो हिजू को देखता है जिसको बहुत भूख लगी थी और उसे सी फूड खाना था, लेकिन उसकी मॉम उसे डाइट वाला कोई थोड़ा सा खाना खाने के लिए देती है जो उसे खाना नहीं था, पर उसकी मॉम उसे वही खाने के लिए कहकर चली जाती है। तो उनके जाते ही साउन नीचे आता है और हिजू को साइड में ले आता है और उसे अपनी सी फूड वाली प्लेट खाने के लिए दे देता है, जिसको हिजू बहुत जल्दी जल्दी खाने लगती है क्योंकि अगर उसकी मॉम ने देख लिया तो उसे डांटेगी। तब साउन ने उसका नाम पूछा था, तब हिजू ने उसके हाथ में अपना नाम लेकर बताया था। तो साउन हिजू की फोटो देकर यही याद करता है और कहता है तुम इतनी जल्दी इतनी बड़ी कैसे हो गई। तभी उसे हिजू थैंक यू मैसेज करती है उसके डैड के लिए इतना करने के लिए, जो देख साउन स्माइल करता है। तभी इधर हिजू को ईना के एक पोस्ट का नोटिफिकेशन आता है जिससे वो समझ जाती है कि ईना कोरिया आ चुकी है, जिससे उसे फिर से याद आता है किस तरह उसकी माँ ने उसे ईना की जगह लेकर साउन से शादी करने के लिए फोर्स किया था। तो वो अपने वेडिंग रिंग को निकालती है और उसे देखकर याद करती है, जिसे साउन ने पहनाने के बाद कहा था कि इसे संभाल कर रखना, इसकी असली ओनर आ गई तो इसे वापस करना पड़ेगा। जो याद करके वो उस कचरे से किडनैपर वाले फोन को निकाल लेती है। इधर साउन यूरी को कॉल करता है और सांगू के बारे में उसे जो भी पता है बताने के लिए कहता है। अब यूरी उससे बात करने के एक्साइटमेंट में ये बता देती है कि सांगू एक ऑर्फनेज में पला बढ़ा है। साउन कहता है नूरी ड्रीम सेंटर में ना, जिसका पहले नाम था सिनिल चाइल्ड केयर सेंटर। यूरी यहाँ कहती है। तभी साउन को किडनैपर के नंबर से कॉल आता है। हिजू कहती है तुमने पूछा था ना कि तुम्हारा डिवोर्स कराकर मुझे क्या हासिल होगा, उसका जवाब है मेरे पास, होंग ईना। उसे वापस आकर अपनी जगह भी तो चाहिए, वैसे भी तुम और तुम्हारी फैमिली तो उसे ही चाहते थे। हिजू तो जस्ट एक रिप्लेसमेंट थी, इसीलिए हिजू को छोड़ दो। साउन कहता लगता है तुम्हें सब कुछ नहीं पता, इसीलिए मैं तुम्हें बता रहा हूँ। ईना के गायब होने से पहले जिससे वो आखिरी बार मिली थी वो मैं था, शायद तुमने इस बारे में अच्छे से पता नहीं किया। तो हिजू पूछती है तुम दोनों ने किस बारे में बात की। साउन कहता है कि हमने एक डील की थी जिसके हिसाब से ईना कभी भी मेरी वाइफ नहीं बनेगी। जो सुन हिजू शॉक्ड हो जाती है। तो साउन कहता है कि लगता है तुम जिस इरादे से मुझे ब्लैकमेल कर रहे थे मैंने उस मोटिव को ही खत्म कर दिया। जो सुन हिजू कॉल काट देती है क्योंकि साउन घर पहुंच गया था। तो वो हिजू के पास आता है, उसे सॉरी कहता है क्योंकि उसने हिजू को अंडर एस्टिमेट किया था, पर उसने इंटरव्यू बहुत ही अच्छे से दिया। देन उसे याद दिलाता है कि कल चेयरमैन होंग यानी हिजू के स्टेप डैड की कंपनी की एनिवर्सरी है, जिसके पार्टी में इन्हें जाना है। पर हिजू अपने मन में कहती कि क्या ये नहीं जानता कि ईना वापस आ गई है। तो अगले दिन शाम को ये लोग पार्टी में पहुंचते हैं। हिजू को देखकर उसकी मॉम उसे साइड के एक रूम में ले जाती है। तुमने साउन को अपने डैड के बारे में पता चलने कैसे दिया, एक काम तुम ढंग से नहीं कर सकती। हिजू टाइप करके पूछती कि क्या आप ये नहीं पूछेंगे कि डैड को वहाँ से शिफ्ट क्यों किया गया। हिजू की मॉम कहती कि मुझे फर्क नहीं पड़ता, अच्छा ही है, मुझे आपसे हॉस्पिटल में पैसे देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और ये क्या पहना है ये बोलकर उसकी कोट उतार देती है और बाहर आकर अच्छा दिखने के लिए कहती है। तो इसके पास ही वॉशरूम था जहाँ दो लड़कियाँ हिजू के बारे में बुरा भला बोल रही थी। जो सब सुनकर हिजू को बहुत बुरा लगता है। पार्टी में आती है तो अंदर सभी लोग आपस में बात करने में बिजी थे, जैसे कोई उसे नोटिस ही नहीं कर रहा था। इसीलिए वो ड्रिंक करते करते टेरेस में आ जाती है जहाँ वो अपनी लाइफ के बारे में सोचकर सैड फील कर रही थी कि किसी को उसकी चिंता नहीं है। तो वो किडनैपर का फोन निकलकर साउन को कॉल करने के बारे में सोचती है। उसे कॉल लगाकर वो अपने आप से कहती है कि ये तो मेरे बारे में बिल्कुल भी नहीं सोच रहा होगा। तभी साउन कॉल पिक करता है तो हिजू कहती है कि तुम्हारी फियांसी शादी से पहले गायब हो गई, फिर जब हिजू ने उसकी जगह ले
ली तब तुमने कैसा फील किया? जरूर अच्छा तो नहीं लगा होगा। वो बहुत बेचारी थी, उसकी कोई सोशल स्किल्स नहीं है, ना ही सक्सेसफुल है। वो बस किसी सप्लीमेंट्री पेजेस की तरह थी जो तुम्हें ईना के साथ फ्री में मिल गई। ये बात वो भी जानती है। ये सब छोड़कर वो बाहर आना चाहती है, लेकिन उसकी हिम्मत नहीं होती। उसे अमीर फैमिलीज पसंद नहीं है, पर उसे ये लग्जरियस लाइफ जीकर कंफर्ट मिला। वो कायरो की तरह पैसों के सामने झुक गई, पर साउन कहता है नहीं, वो ऐसी नहीं है। वो अपने आसपास के एनवायरनमेंट को ऑब्जर्व करती है। उसके पास सोशल स्किल्स नहीं है, ये भी गलत है। लोग पहले से ही उसे रूडली बात करते हैं, इसीलिए वो ज्यादा घुलती मिलती नहीं है। और वो पैसों के सामने कभी नहीं झुकी। वो बस अपनी माँ से थोड़ा ज्यादा प्यार करती है, इसीलिए उनकी सारी बात मानती है, चाहे वो सही हो या गलत। ये सब बताते हुए वो हीजू को हर जगह ढूंढने लगता है। उसे आगे बताता है कि एक टाइम ऐसा था जब मुझे भी खाना या बोलना पसंद नहीं था। मेरे चारों ओर बस बुरे लोग थे, लालची लोग जो बहुत बात करते थे। तब एक सिर्फ हीजू थी जो सबसे शांत थी। मैंने जब उसे देखा तो पता नहीं, मुझे एक अजीब सी शांति मिली। उसे देखकर मुझे कंफर्ट मिला। और तुमने क्या कहा, हीजू एक सप्लीमेंट्री पेज है? नहीं, वो सबसे यूनिक है। उसने कितनी मेहनत की है तुम नहीं जानते। वो अपना नाम खुद बनाएगी अपनी मेहनत से। इसीलिए अगर नहीं पता तो मेरी वाइफ के बारे में कुछ भी ऐसा मत बोलो। अब ये सब सुनकर हीजू तो रो पड़ती है। रोते हुए कहती है कि फिर तुमने उसके साथ ऐसा क्यों ट्रीट किया, जैसे वो है ही नहीं। तुमने कहा था तुम हीजू को बहुत अच्छी तरह से जानते हो, तो फिर तुमने उसे ऐसा क्यों कहा कि तुम दोनों कोई कपल नहीं हो? तब हीजू एलिवेटर खुलने की आवाज सुनकर पीछे मुड़ती है तो एलिवेटर से साउन बाहर आता है। तो हीजू को फोन के साथ टेरेस के एकदम साइड में देख लेता है। सीन कट होता है और हमें एक एक्स्ट्रा सीन दिखाया जाता है। जब साउन रिपोर्ट लिखाने के लिए पुलिस स्टेशन गया था, पहले तो उसने ऑफिसर्स के साथ फोटोज खिंचाई। फिर रिपोर्ट लिखते टाइम ऑफिसर्स उसे बताते हैं कि आपकी वाइफ उस दिन हमारी कार में अचानक से बहुत शॉक्ड हो गई थी। हमें तो ऐसा लगा था कि उन्हें पैनिक अटैक आ रहा है। अचानक से वो बहुत चिल्लाने लग गई, कार रोकने के लिए कह रही थी। जो सुन साउन शॉकिंगली पूछता है कि क्या मेरी वाइफ ने आपसे कार रोकने के लिए कहा? ऑफिसर कहता है हाँ। तो साउन उनकी कार का डैश कैम फुटेज लेता है। तो वो फुटेज देखकर साउन समझ जाता है कि हीजू बात कर सकती है, जिससे तो वो काफी शॉक्ड एंड गुस्सा दोनों होता है। इसके साथ ही एपिसोड 4 यहीं पे खत्म होता है।